नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए नजर डालते हैं खबरों पर। पहली खबर आपको बता दें, जहां विकास नगर रिंग रोड पर झोपड़ियों में भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा धुआं। लखनऊ में आग का तांडव, खाली प्लॉट की झोपड़ियां जलकर खाक। दमकल की टीम मौके पर, झोपड़ियों में अचानक लगी आग। विकास नगर में लगी भीषण आग। विकास नगर रिंग रोड पर झोपड़ियों में भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा काला धुआं। गर्मी की तपिश बढ़ने के साथ राजधानी में आग लगने की घटनाएं तेजी पकड़ती नजर आ रही हैं। बुधवार दोपहर विकासनगर कॉलोनी के पास रिंग रोड स्थित एक खाली पड़े प्लॉट में बनी झोपड़ियों में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि कई किलोमीटर दूर तक आसमान में काला धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार दोपहर के समय अज्ञात कारणों से झोपड़ियों में आग भड़क उठी और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। जिस स्थान पर आग लगी है उसके पास ही कई बड़े वाहन शोरूम स्थित है, जिससे खतरा और बढ़ गया था। हालांकि राहत की बात यह है कि समय रहते दमकल टीम मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन द्वारा मामले की जांच की जा रही है। निकाल रहे हैं। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। इसमें हमारी मौजूदगी राजधानी लखनऊ में है, जहां पर अभी गर्मियां शुरू नहीं हुई हैं, लेकिन आग लगने की घटना निकल के सामने आने लग गई है। हम इसमें जहां पर मौजूद हैं, ये विकासनगर का इलाका लगता है, जहां पर आज भयंकर आग लगती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कि आप देख सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्रित हैं। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तभी से ही ये जो आग लगने की घटना बताई जा रही है, करीब 5 से 6 के बीच में आग लगने की घटना हुई और आग लगने के बाद से ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार आकर आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं वो भी एकत्रित हैं। और ये आग लगने की घटना जब से हुई है, यहाँ पे करीब बताया जा रहा था कि 50 से ज़्यादा झोपड़पट्टियाँ थी जिसमें आग लग गई थी। अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आग पर काबू करने का प्रयास लगातार जारी है और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश कर रही हैं। आप देख सकते हैं जो फायर कर्मी हैं वो बड़ी ही मशक्कत के साथ में आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भारी संख्या में जो क्षेत्रवासी हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार इन लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि सड़कों पर न एकत्रित हों, जिससे जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो आसानी से चलती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं। वहीं एम्बुलेंस भी लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो इन लोगों को आप देख सकते हैं कड़ी मशक्कत के साथ में जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं वो आग बुझाने का काम कर रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार जो यहाँ पे एकत्रित हैं लोग, उनसे अपील की जा रही है कि यहाँ पे एकत्रित ना हो, जिससे यातायात में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो। सब लोग आराम से अपने घर की तरफ निकलें। लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ रही हैं, भीड़ एकत्रित होने की वजह से गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? फूलमती नाम है। कितने परिवार यहाँ रहते थे जब आग लगी है? 12 लोग हनम बने। आपके परिवार? टोटल कितने यहाँ घर बने थे? यहाँ तमाम बने हैं, मतलब जनता ने बने मरैया के अलावा और है तो तमाम, मतलब कहा जाने की का नाव कोई का नहीं गाँव। पता चला आग कैसे लगी थी? अब यूँ नहीं पता, कहीं तो काम करे गए रहन, हम यहाँ रहबे नहीं करना। जब ये बड़े लाग है तब भाभी जी बताए, कहीं देखो वो लोग उठ रही है, तब हम हुआ दौड़त या न तो उत्तर पर हुआ चौराहे के, तब पुलिस वाले पकड़ने कहीं मर जाइए माता, मर जाइए हो, तब भैया नहीं आए हम यहाँ।
सारा सामान हमारे एक नहीं रहेगा, सब बढ़ेगा है, कुछ नहीं पहने जौन है धोती पहनल कपड़ा पहनल कुछ नहीं रहेगा। क्या क्या सामान था माता जी घर में? हाँ? क्या क्या सामान था जो जला? अरे गाड़ी का गाड़ी निकलवाए रहन भैया लहसन पर किस्त पर, वो चार्जर बड़ी गवा है और का बकसा कपड़ा लत्ता सब बर्तन भरवा सब पूरी संपत्ति रहा और लहसन वहाँ हमारे बैंक किताबें रहा सब सारा बड़ी गवा, कुछ नहीं रहेगा है। आपके परिवार के लोग सब मिल गए? अभी हम कहाँ मिले हैं, हमारे परिवार अभी मिले वो देखी वो फोन करी तब मिले तब बताई हम, अभी हमका मिले नहीं है परिवार। हाँ काम करके आए हैं ना। आपका नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करती है? आपका सब घर परिवार का जितना सामान था जल गया है, क्योंकि आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहती है, कैसे मदद करें आप? अब भैया वह मदद करिए, हम का कही भैया हम का कही जब मदद करिए तो वह करिए, हम का कही भैया मित्र हैं। सर विकास नगर में भीषण आग लगी है, अब क्या अपडेट है और लगता है कितना समय लगेगा? विकास नगर में आग जैसे ही सूचना आई थी उसके तुरंत बाद ये डीकेटी इंदिरा नगर जितने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमारी थी उनको तुरंत पंप इन किया गया था और 20 से अधिक गाड़ियां यहां पर कार्यरत रही हैं इस पूरे पीरियड में और आग को पूरा कंटेन कर लिया गया, अगल बगल फैलने से भी बिल्कुल रोक दिया गया है और कोई अभी हमारे पास किसी भी तरह की सूचना नहीं है कि कहीं कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो या कोई नुकसान हुआ हो। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिलेंडर्स बहुत रिकवर हुए हैं जिनको सेफली हम रिकवर करते जा रहे हैं, यह काम लगातार अभी भी चल रहा है और जो बचे हुए आग है इनको आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ भी है चारों तरफ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं और उनको हम आग को और बुझाने का काम कर रहे हैं। विशाख जी अय्यर डीएम लखनऊ का बयान, विकास नगर क्षेत्र में काफी बड़ी आग की घटना हुई थी जिसकी सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर इमरजेंसी रिस्पांस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची थी। आग को कंट्रोल कर लिया गया है, शहर के बीच का एरिया है, आज को कंट्रोल कर लिया गया है ताकि आग रिहायशी इलाकों में ना फैले। आग की घटना में कई लोगों की झुग्गी झोपड़ियां उनका सामान जल गया। इन लोगों को हम रैन बसेरों और कल्याण मंडप में शिफ्ट कर रहे हैं, वहीं पर रहने वाले और खाने की व्यवस्था की जा रही है। मौके पर नगर निगम, रेवेन्यू, फायर ब्रिगेड, सीएमओ की टीम है। जो लोग यहां पर रह रहे थे उनको रैन बसेरा कल्याण मंडप में भेजा जा रहा है। जो लोग आग में झुलस गए थे उनका इलाज किया जा रहा है। डिप्टी सीएम भी मौके पर आए थे, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राहत बचाव कार्य के साथ लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था तेजी से साथ कराई जा रही है, हर संभव मदद उनकी कराई जाए। पूरे एरिया में झुग्गियों में जो आग लगने की घटना है, इसमें जैसे ही सूचना प्राप्त हुई थी तो रेस्क्यू टीम हमारे मौके पर पहुँच गई, जो आग को कंट्रोल करने का रेस्क्यू का कार्य प्रारंभ किया। जो कि काफ़ी ज़्यादा एरिया में आग लगी है और इसमें झुग्गियों में लोग रहते हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जो लोगों को यहाँ से रेस्क्यू करने और आग को कंट्रोल करने की रिहायशी है। तो काफ़ी हद तक अभी आग स्प्रेड होने से उसको कंट्रोल किया गया। अब आग बुझाने की जो प्रोसेस है वो भी हमारी फायर रेस्क्यू जो टीम है उसको किया जा रहा है। अब जो सेकेंड स्टेज में हम लोग अभी जितने भी लोग जो आपने जिनके घर अनफॉर्चुनेटली इस इंसिडेंट में चल गए हैं उनको रैन बसेराओं में अभी भिजवाने का काम और उसके साथ साथ जो कई लोगों के परिवार भी डिस्पर्स हो गए तो उनको सारे लोगों को आइडेंटिफाई करा करके एक साथ उनको रैन बसेराओं में भेजने का काम और उनके खान पान की व्यवस्था और बचाव के जो आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं वो भी अभी सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। नगर निगम, लोकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर सर्विस सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो लोग हैं इस घटना से अफेक्टेड हैं उनको हर संभव मदद सुनिश्चित। सर आर देयर एनी कैजुअल्टी रिपोर्टेड? नॉट एज ऑफ नाउ, अभी तक तो कोई भी जैसे मैंने कहा है कि काफ़ी बड़ी घटना है, लोग डिस्पर्स भी हो गए कई जगह, परिवार भी सेपरेट हुए हैं। तो सबसे पहले वी ट्राई टू आइडेंटिफाई कि अगर कोई मिसिंग है तो उनको सारे लोगों को आइडेंटिफाई करा करके कर लेना यार। सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन से जुड़े वायरल वीडियो मामले में बिजनौर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में वंचित चल रहे आरोपी समीर उर्फ रोहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश के अनुसार पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अभियुक्त समीर उर्फ रोहान निवासी बिजनौर को आज दिनांक 15 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया है। वायरल वीडियो के संबंध में
थाना नागल पर पंजीकृत अभियोग में पूर्व में 2 अभियुक्त उवैद मलिक व जलाल हैदर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि 3 अन्य अभियुक्त माजुल, आकिब एवं आज़ाद विदेश में रह रहे हैं। इन तीनों फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने हेतु लुकआउट नोटिस जारी किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्त समीर और रूहान ने पूछताछ में बताया कि उसकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से सह अभियुक्त माजुल एवं आकिब से हुई थी, जो उसे अपने कौम के नाम पर कार्य करने, धनराशि का प्रलोभन देकर समुदाय विशेष के वाहनों में आगजनी, रेलवे ट्रैक को क्षति पहुंचाने तथा युवकों को जोड़कर नेटवर्क तैयार करने के लिए प्रेरित करते थे। गिरफ्तार अभियुक्त समीर के मोबाइल से हथियार से संबंधित फोटो भी प्राप्त हुई है, जिसके बारे में समीर ने बताया कि उक्त असलाहा माजुल ने उस तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था। लखनऊ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। विकास नगर में हुई आग की घटना पर बयान। जिला प्रशासन, अग्निशमन मेडिकल की टीम मौके पर है। हमने सारी एम्बुलेंस को बुलाया है। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा है। कल्याण मंडपों, रैन बसेरों में यहां के लोगों के रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। यहां के लोगों को फिलहाल रैन बसेरों, कल्याण मंडल में रहने खाने की व्यवस्था कराई जा रही है। एक व्यक्ति घायल है, उसे अस्पताल भेजा गया। सामने से देखने पर लगता है 100 से ज्यादा झोपड़ी थी। हमारी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। हर संभव मदद पीड़ित परिवारों की जाएगी। वहां अंदर जाएं जिससे आग पर काबू पाया जा सके। संख्यात्मक यहाँ पर कितने लोग सब रहते थे? जो अब अचानक ये आग लगी है, संख्यात्मक दृष्टि से मुझे लगता बाहर से देखने में 101 झोपड़ी लगती थी, तो हो सकता कि 200-300-400 लोग हों, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा भी हमारे पास नहीं है। सर, जिन लोगों का सामान पूरी जांच पर पहुंचे हैं उनके लिए किस तरीके? देखिए, अभी तत्काल इनको प्रवास की व्यवस्थाएं की गई है। रैन बसेरा और कल्याण मंडप में भोजन, आज पानी की व्यवस्था की गई है, दवाई की व्यवस्था की गई है, और इनका जो जांच के बाद जो भी इनकी मदद होगी, हम हमेशा जो पीड़ित है उनके साथ खड़ी है सरकार। शुक्रिया। अमरेंद्र सिंह सेंगर, पुलिस कमिश्नर, लखनऊ का बयान। हमें आग लगने की सूचना मिली थी, तत्काल राहत और बचाव कार्य चलाया गया। जैसे ही सूचना मिली, तत्काल लोगों को निकाला गया। लोगों को राहत मुहैया कराई जा रही है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। हम लोगों ने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अग्निशमन को राहत और बचाव कार्य में लगाया था। जिला प्रशासन और सीएमओ को टीम मौके पर मौजूद है। अब तक जानकारी के अनुसार कोई जनहानि नहीं हुई है। यहाँ पर 200 से ज्यादा झोपड़ियां थीं। जब तक राहत बचाव कार्य समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। आग लगने की कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। अभी आग की घटना घटित हुई है, जिसमें यहाँ पे कई झोपड़ियाँ जल गई हैं, और जैसी सूचना मिली तत्काल लोगों को इवैक्यूएट किया गया और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पहुँचाई गई और उनको राहत मुहैया कराई जा रही है। वर्तमान में सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह ऑपरेशन चल रहा है और इन पे नियंत्रण पा लिया गया है। आग पे आग आगे नहीं बढ़ रही है और हम लोगों ने एसडीआरएफ को लगा रखा है, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, फायर ब्रिगेड लगी हुई है, हमारा जिला प्रशासन लगा हुआ है। जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं सबकी हम लोग पूर्ति करने की इस समय प्रयत्नशील हैं। और सर, क्या कोई जनहानि हुई है? अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार से किसी प्रकार की कोई जनहानि होने की सूचना नहीं प्राप्त हुई है। और कितनी संख्या रही होगी झुग्गियाँ हैं और जितने रहने वाले लोगों की? ये करीब 200 से ज़्यादा हमारे पास झुग्गियाँ हैं और उतने में परिवार रह रहे थे। सर, लगातार राहत और बचाव कार्य चलाया गया, आग बुझ गई है, लेकिन लोग लापरवाही के चलते अंदर घुस जा रहे हैं। अभी भी कई लोगों पर आग जल रही है। नहीं, उन लोगों को नियंत्रित किया जा रहा है और जब तक ये सेफ नहीं हो जाता तब तक उनको वहाँ पे प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि आग को लेकर कई तरह के अफवाह भी चल रहे हैं। आग का कारण इसका कुछ निकल गया है सर? अभी वर्तमान में बहुत अर्ली है इसका मूल कारण निश्चित करना, इसमें जांच की जाएगी और तत्पश्चात निर्णय हो पाएगा कि किस कारण से आग फैली। लखनऊ विकास नगर आग कांड के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। राजधानी लखनऊ में हुई इस भीषण घटना के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने और पीड़ितों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद इखलाफ भी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। फिलहाल मौके पर राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि दोनों ही प्रभावित लोगों की सहायता में जुटे हुए हैं। अरे ये
एकदम परेशान नहीं हो, नहीं एकदम परेशान ना हो। यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं भाई, सब तुम्हारे साथ है। कोई उठा लेगा पता नहीं जाएगा नहीं कोई हो गए। पता तो होना चाहिए, देखा जाएगा इससे क्या मतलब है। उनके बच्चे गए, बताओ इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ निकल के चले जाएंगे, मांग रहे चल के कहाँ में पता चलेगा बच्चे दिखा छोटे छोटे बच्चे कहाँ ढूंढे मिली है, कहाँ मिली है भाई बताओ। अब पूछो प्रशासन, तो प्रशासन कहता है जाओ बाद में बताएंगे, सुबह बताएंगे, क्या सुबह गाजियाबाद पुलिस ने एक बड़े रंगदारी मामले का खुलासा करते हुए महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता अर्पित गुप्ता ने पुलिस को बताया था कि एक अज्ञात नंबर से कॉल कर खुद को कुख्यात सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताकर 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही थी। रकम न देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वाट टीम और अपराध शाखा ने जांच शुरू की। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर 14 अप्रैल 2026 को थाना इंदिरापुरम में केस दर्ज किया गया और कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को वेव सिटी क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में मुख्य आरोपी रविंद्र उर्फ रोबिन ने खुलासा किया कि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है और पीड़ित को पहले से जानता था। उसकी साथी सविता उर्फ सवी चौधरी को हाल ही में नौकरी से निकाले जाने के बाद दोनों ने मिलकर रंगदारी की साजिश रची। योजना में तुषार बेसवा भी शामिल हो गया। आरोपियों ने फर्जी सिम और मोबाइल का इस्तेमाल कर अलग अलग स्थानों से व्हाट्सएप कॉल कर धमकियां दी ताकि पकड़े ना जा सके। पुलिस अब मामले में अन्य संभावित आरोपियों और सुंदर भाटी गैंग की भूमिका की जांच कर रही है। क्या कुछ कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई है और किस तरह से ये लोग थे जो पकड़े हैं, ये सुंदर भाटी गैंग से संबंधित थे। कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत थाना इंदिरापुरम में एक FIR पंजीकृत की गई थी, जिसमें वहां के एक स्थानीय व्यक्ति के द्वारा यह शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उससे 10 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इसके खुलासे के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को लगाया गया था, जिसने सराहनीय कार्य करते हुए आज इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने इनसे रंगदारी मांगने का प्रयास किया था। इनके नाम है रविंद्र उर्फ रॉबिन, तुषार बसैया और सविता उर्फ सवी। ये तीनों जो अभियुक्त हैं ये पूर्व से ही जो अर्पित नाम का युवक है, जिस वादी है इस मुकदमे का, उससे परिचित थे। उनके साथ इनकी व्यापारिक लेन देन भी थे, जिसके बारे में इनके बारे में पर्याप्त सूचनाएं इनके पास थी और इसी सूचना का प्रयोग करते इन्होंने इस तरह का षड्यंत्र रचा था कि इनसे अगर हम रंगदारी मांगते हैं तो ये हमें कुछ पैसे उपलब्ध करा देंगे। और इसी क्रम में इन्होंने 11 तारीख को उनको फोन से, व्हाट्सएप कॉल से, मैसेजेस से आदि माध्यमों से इनसे रंगदारी मांगी थी और अपने आप को सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए इन्होंने इनसे रंगदारी मांगने की कोशिश की थी। यद्यपि ये आपस में पूर्व परिचित है और इस जो अभियुक्त पकड़े गए हैं इनका सुंदर भाटी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने उसके नाम का प्रयोग करते हुए डराने के उद्देश्य से कि जिससे इनको पैसे मिल सके, इस आधार पर इससे रंगदारी मांगी गई थी। आज इसमें इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिस फोन का इसमें प्रयोग किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम क्राइम ब्रांच को 25,000 पुरस्कार की घोषणा भी की गई। किस तरह का व्यापार करते थे आपस में और इस महिला का क्या रोल है? ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे और उसमें कमीशन बेस्ड इनकी आपसी व्यापारिक लेन देन थे। ये जो महिला थी उनके ऑफिस में काम करती थी पहले और वहां से छोड़ करके फिर ये दूसरे ऑफिस को ज्वाइन कर ली थी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि जो इनकी व्यापारिक लेन देन की स्थिति थी, जो सूचनाएं थी, वो उस महिला के पास में थी और उस महिला ने इसका दुरुपयोग भी किया है। तो मेरी आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से एक अपील भी है कि जो भी लोग अपने व्यापारिक लेन देन का काम करते हैं वो अपनी निजी सूचनाएं जो है वो अपने जो स्टाफ हैं उनसे बचा करके रखें, उनको बहुत सार्वजनिक ना करें, कभी कभी उसका दुरुपयोग हो सकता है। सर 11 तारीख में शिकायत दर्ज हुई, 14 में आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। ऐसे में सुंदर भाटी गैंग का नाम पूरे मामले को लेकर इस्तेमाल किया गया। पुलिस किस आधार पर इस निष्कर्ष पे पहुंची है? क्या क्या इनको पुलिस के पास है कि सुंदर भाटी गैंग से संबंधित नहीं है? देखिए, इनके द्वारा जो कॉल की गई थी, जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजे गए थे, उसको एनालिसिस किया गया है। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसको कनेक्ट किया गया है। तो उस कनेक्शन के आधार पे ये साबित हुआ है कि उसका इस गैंग से कोई लेना देना नहीं था। ये आपस की इनकी बिजनेस राइवलरी भी थी और कुछ इनके जो सूचनाएं थी उसके माध्यम से लालच भी था
ये डरा धमका के किसी दूसरे व्यक्ति का नाम का प्रयोग करके हम डराएंगे तो हमको पैसे मिल सकेंगे, तो इसलिए इन्होंने इस व्यक्ति का नाम यूज किया था। कोई इनमें आपसी विवाद भी था क्या? विवाद नहीं था, लेकिन बिजनेस राइवलरी इनके बीच थी। सर, क्या परिवार को थ्रेट दी गई थी? सर, परिवार को क्या थ्रेट दी गई थी डराने के लिए? हाँ, निश्चित रूप से इनके परिवार को थ्रेट दिया गया था कि अगर आप इतने पैसे का इंतजाम नहीं करते हैं तो हम आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। सर, सविता चौधरी को नौकरी से निकाला गया था, क्या माना जाए कि उसी रंजिश में और पैसे करने के लिए पूरा योजना थी लिए रखी थी? देखिए, उसके पास निजी जानकारियां थी कि फाइनेंशियल लेन देन का क्या स्टेटस है। उस स्टेटस का यूज करते हुए उसके मन में लालच आया, तो उसके मन में ये प्रयास आया कि डरा करके ये पैसे लिए जा सकते हैं, तो इस तरह के आधार पे पूरा षड्यंत्र रचा गया था। क्या इससे पूर्व भी इन लोगों ने किसी को इसी तरह से धमकी देकर पैसे वसूले? नहीं, ये इनका पहला प्रयास। ये आपस में व्यापारिक रूप से, मैंने पहले भी बताया कि इनके बीच संबंध रहा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते रहे हैं, इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर साल की तरह इस बार भी गंगोत्री धाम के लिए खाद्य सामग्री से भरा ट्रक रवाना किया गया। चरण पादुका मंदिर परिसर से ये ट्रक विधिवत पूजा अर्चना के बाद गंगोत्री धाम के लिए भेजा गया, जहां मंदिर के कपाट खुलने पर ऐसी सामग्री से बने प्रसाद का विशेष भोग अर्पित किया जाएगा। इस मौके पर निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत राम ब्रतन गिरी ने ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं गंगोत्री धाम के रावल शिव प्रकाश ने चरण पादुका मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा के सफल और मंगलमय होने की कामना की। कपाटोद्घाटन के बाद प्रथम भोग जो माँ भगवती गंगा जी को लगता है वो माँ मनसा की ओर से लगता है। जैसे कि आपने पूछा, सरकार की ओर से इस यात्रा के लिए भव्यता और दिव्यता के साथ तैयारियां में लगी हुई है और सबकी यही मंशा है कि जो हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं उनका सुखद और यात्रा का अनुभव कर सके। मैं अंतत्वागता माँ पतित पावनी भगवती गंगा जी माँ मनसा के पावन चरणों में समस्त यात्रियों की सुखद और मंगल कामना करता हूँ। ठीक 18 तारीख को 12:15 पर माँ भगवती गंगा जी की जो दिव्य उत्सव डोली होती है वो मुखी मठ से गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी और 19 तारीख को प्रातः से गंगा सहस्त्रनाम, गंगा लहरी, सांग और पांग विधि से जो माँ सुरसरी की अर्चना होती है, उसके उपरांत ठीक 12:15 पर समस्त श्रद्धालुओं के लिए ये यात्रा कपाट खोल दिए जाएंगे। सनातन जो प्रक्रिया रहती है उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष हर वर्ष जो है माँ गंगोत्री जी के लिए प्रथम भोग जो है मनसा देवी ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पे लगाया जाता है तथा श्रद्धालुओं के लिए पहला जो कपाट खुलने के बाद भोजन प्रसाद की जो वितरण होता है मनसा देवी चढ़पाद का मायापुर हरिद्वार के द्वारा दिया जाता है। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारा ये भोजन सामग्री चारधाम यात्रा के लिए गंगोत्री धाम के लिए जा रही है, उस पर हम उपस्थित हुए हैं और यही हम सब कामना करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान से जितने भी हमारे श्रद्धालु जाएँ अच्छी तरह से प्रत्येक पिछले वर्ष से भी अच्छी दुगनी मात्रा में वहाँ पर दर्शन करें और सकुशल वापस आएँ और अपने घर के लिए सकुशल जाएँ। यही हरिद्वार में पहचान छुपाकर नाबालिग लड़की से रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 10वीं की छात्रा के परिजनों ने दूसरे धर्म के युवक पर अपनी पहचान छुपाकर छात्रा के साथ इंस्टाग्राम पर दोस्ती करने और फिर बहला फुसलाकर उसके साथ रेप करने का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी युवक का नाम समीर शेख उर्फ मोनू है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक आरोपी ने नाबालिग लड़की पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया था। शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। मामले की जांच जारी है। देखिए, थाना ज्वालापुर में एक व्यक्ति के द्वारा तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि उनकी पीड़ित जो पुत्री हैं उससे एक व्यक्ति के द्वारा अपना नाम, पता और परिचय छुपा करके इंस्टाग्राम पे दोस्ती की गई और उनकी बेटी को बरगला के बहला फुसला करके और बिटिया के साथ उनके दुराचार किया गया। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करके और इसमें
जो आरोपी था उसकी गिरफ्तारी की गई है। चूँकि यह आरोप नाबालिग बच्ची के साथ का था, लिहाजा इसमें रेप विद पॉक्सो का मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। मुरादाबाद में जमीन के विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। सिविल लाइन इलाके में दो भाइयों के बीच हुए झगड़े में एक भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। इस दौरान बीच बचाव करने आई पत्नी और सास भी घायल हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र की हिमगिरी कॉलोनी का है, जहां सुरेश और उसके भाई विजय के बीच पैतृक जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। 13 अप्रैल की शाम करीब 6 बजे खेत पर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और कहासुनी के बाद मारपीट तक शुरू हो गई। आरोप है कि विजय, उसके बेटों और कुछ अन्य लोगों ने मिलकर सुरेश को बुरी तरह पीटा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। सुरेश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। इस दौरान सुरेश की पत्नी अनीता देवी और सास मैना देवी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। दोनों घायल महिलाओं का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आरोपी पक्ष मौके से फरार है और पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। इलाके में हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अगली खबर आपको बता दें सीतापुर से है, जहां बजरंग दल के जिला कार्याध्यक्ष सीनू मिश्रा बजरंगी की मौजूदगी में नाज अंसारी ने अपने हिंदू प्रेमी के साथ मंदिर में लिए 7 फेरे। 1 वर्ष से दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। आरा बिहार की रहने वाली हैं मुस्लिम युवती नाज अंसारी। दोनों पानीपत स्थित एक फैक्ट्री में काम करते थे। अपनी राजी मर्जी से दोनों 3 माह पहले कर चुके थे कोर्ट मैरिज। आज तंबोर स्थित मां काली मंदिर में राष्ट्रीय बजरंग दल की मौजूदगी में दोनों ने लिए 7 फेरे। मंदिर में आपके द्वारा एक अनोखी शादी रचाई गई, क्या इसका राज है? क्या किस तरीके से ये लोग आपसे मिले? जी, ये इसका राज ये है कि ये लोग नाज अंसारी और ये राकेश गौतम जी हमारे राष्ट्रीय उद्यान कार्यालय पे अपने परिवार के साथ आए, तो इन लोगों ने अपनी इच्छा जताई कि हम लोग शादी करना चाहते हैं। और नाज अंसारी का भी यही मत था कि भैया हमारे सनातन धर्म बहुत प्यारा लगता है और सनातन धर्म में हमारी शादी करवा दीजिए। जिससे हम राष्ट्रीय उद्यान के और उच्च पदाधिकारियों से सलाह लेके इनकी काली माता मंदिर में भव्य और दिव्य शादी करा दी गई। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब तो कुछ लोग चले गए हैं और भाई इन लोगों के साथ हमेशा राष्ट्रीय उद्यान का परिवार खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि लोग कुछ कमेंट करते हैं और कुछ आपके बारे में कहते हैं कि गैर कानूनन आपके द्वारा ब्याह कराया जाता है, उनको क्या संदेश देना चाहें? हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाया जाता है, वो गैर कानूनी नहीं है। और कोई बहनें सनातन धर्म से प्रभावित होकर अगर हमारे समाज में हमारे समाज के लड़कों से अगर शादी कर रही हैं, अगर यह गैर कानूनी है तो हम इसको गैर कानूनी नहीं मानते हैं। अगर ऐसी शादी होती है तो हम करवाएंगे और ऐसी बहनों की मदद करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम हमेशा जहाँ तक होगा वहाँ तक इनके साथ खड़े रहेंगे। उन्नाव से आपको बता दें एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला बिहार थाना क्षेत्र के नवाखेड़ा गांव से जुड़ा है, जहां लक्ष्मी सिंह उम्र लगभग 30 वर्षीय पत्नी मयंक उर्फ गोलू की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लक्ष्मी की शादी साल 2021 में हुई थी। मृतका के परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आरोप है कि 2.5 लाख रुपए की मांग को लेकर अक्सर विवाद होता था। परिजनों ने पति, सास और ससुर पर मिलकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका अपने पीछे 2 छोटे बच्चों को छोड़ गई है, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है।
उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनावी समय में दिखावटी राजनीति से अब जनता प्रभावित नहीं होने वाली है। साक्षी महाराज उन्नाव के एक निजी विद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंबेडकर जयंती के बाद तेजी हुई सियासी बयानबाजी पर अपनी राय रखी। सांसद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल बाद अगर कोई नेता किसी क्षेत्र में चुनावी बैठक करने पहुंचता है तो उसकी स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब ऐसे नेताओं को गंभीरता से नहीं लेती जो लगातार क्षेत्र से दूर रहते हैं। अंबेडकर जयंती के मौके पर विपक्षी नेताओं द्वारा प्रतीकात्मक रूप से नीला गमछा पहनने के सवाल पर साक्षी महाराज ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सिर्फ गमछा पहन लेने से कोई दलितों का हितैषी नहीं बन जाता। उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया और कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कुछ लोग अलग अलग रंगों के गमछे पहनकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करते हैं। साक्षी महाराज ने स्पष्ट किया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता हैं और हमारे लिए अत्यंत आदरणीय है। देश आज भी उनके बनाए संविधान के आधार पर चल रहा है। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले जनता में ये भ्रम फैलाया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो संविधान बदल दिया जाएगा, और ये जबकि सच्चाई है कि भाजपा ही संविधान की रक्षा कर रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए कहा कि देश और प्रदेश की जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। साक्षी महाराज ने जोर देकर कहा कि वोटर अब जागरूक हो चुका है और वो दिखावे की राजनीति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक हालात पर टिप्पणी करते हुए साक्षी महाराज ने दावा किया कि वहां भाजपा भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि अब वहां न ममता बनर्जी का असर रहेगा और न ही कांग्रेस का, केवल भाजपा ही मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगी। इस दौरान उन्होंने वैदिक परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि वेद अपौरुषेय है और भगवान वेद व्यास ने उन्हें 4 भागों में विभाजित किया है, जो भारतीय संस्कृति की गहराई को दर्शाता है। और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है। वहाँ ममता भी नहीं है, वहाँ राहुल भी नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी, मोदी योगी मोदी, इतना ही रहेगा। उन लोगों ने सीटा चुराई है। आपने शायद आपने सुना नहीं। अभी मैंने मंच से बोला वेद अपौरुषेय हैं, भगवान वेद व्यास ने 4 भागों में विभाजित किया और वेद व्यास के विषय में सभी लोग जानते हैं, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को सम्मानित किया गया, किस तरह कार्यक्रम? एक सौभाग्य की बात है जनपद की कि पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों की प्रतिभा को निखार करके नेशनल में खेलने के लिए उन्नाव को पहला अवसर मिला है। इसलिए उन्नाव का भी बहुत बहुत ये बधाई का पात्र है। उन्नाव के लिए यहाँ के बीएसए ने बहुत मेहनत की है और जिलाधिकारी महोदय ने, तो ये बहुत बड़ा काम उन्नाव के लिए हुआ है कि बच्चे यहाँ से नेशनल खेलने के लिए जाएंगे। महाराज जी, देश के कार्यक्रम के तहत बच्चों को सम्मानित किया गया, किस तरह कार्यक्रम? एक सौभाग्य की बात है जनपद की कि पूरे उत्तर प्रदेश में बच्चों की प्रतिभा को निखार करके नेशनल में खेलने के लिए उन्नाव को पहला अवसर मिला है। इसलिए उन्नाव का भी बहुत बहुत ये बधाई का पात्र है उन्नाव के लिए। यहाँ के बीएसए ने बहुत मेहनत की है और जिलाधिकारी महोदय ने, तो ये बहुत बड़ा काम उन्नाव के लिए हुआ है कि बच्चे यहाँ से नेशनल खेलने। अगली खबर आपको बता दें, मल्लावा हरदोई से सामने आ रही है, जहां जनपद में हुए सनसनीखेज शिल्पी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 25,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मल्लावा क्षेत्र के ग्राम गढ़ी रसूलपुर में 13 अप्रैल 2026 की शाम हुई इस घटना ने इलाके में दहशत फैला दी थी। पुलिस के अनुसार मृतिका शिल्पी कुशवाहा पुत्री राम रहीश की फावड़े से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपी ऋषभ द्विवेदी फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और क्षेत्राधिकारी बिलग्राम के निर्देशन में गठित टीमों ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त फावड़ा भी बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि मृतिका के साथ उसका पहले से प्रेम प्रसंग था। मृतिका का अपने पति से तलाक का मामला चल रहा था। आरोपी को शक था कि वो किसी अन्य व्यक्ति से भी बात करती है। इसी बात को लेकर
दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद गुस्से में आकर उसने फावड़े से हमला कर दिया, जिससे शिल्पी की मौत हो गई। इस कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक शिवाकांत पांडे, उप निरीक्षक विनोद गोस्वामी, उप निरीक्षक महमूद आलम, मुख्य आरक्षी विजय कुमार और आरक्षी अमित शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बुरहानपुर जिले में डायल 112 सेवा ने एक बार फिर अपनी तत्परता, संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करते हुए एक गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग महिला की जान बचाई। थाना नेपानगर क्षेत्र अंतर्गत FRV 07 को सूचना मिली कि ग्राम रतागढ़ में मोटरसाइकिल में साड़ी फंसने से एक बुजुर्ग महिला सरस्वती पति छुग्गा बेलदार उम्र 75 वर्षीय गिर गई हैं, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। सूचना मिलते ही FRV 07 बिना विलंब के घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति की पुष्टि करते हुए तत्काल राहत कार्य प्रारंभ किया। घायल को उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CGS नेपानगर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उच्च स्तरीय उपचार प्रदान किया। इस दौरान FRV स्टाफ ने मानवीय संवेदनाओं और कर्तव्य परायणता का परिचय देते हुए त्वरित निर्णय लिया और बिना समय गंवाए घायल को FRV वाहन से नेपानगर हॉस्पिटल पहुंचाया। अगली खबर आपको बता दें, नेपानगर से है, जहां मौके पर ना तो टाइम कीपर मौजूद है, ना कभी आए नपा इंजीनियर व CMO। नेपानगर नगर के वार्ड नंबर 06 जामा मस्जिद पहुंच मार्ग सीसी निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। टेंडर में पुरानी सड़क खोदकर नया बेस डालकर सड़क निर्माण करना था, मगर नपा इंजीनियर और ठेकेदार ने मिलीभगत कर दिखावा करने के लिए मामूली गिट्टी डालकर ऊपर सड़क का सीसी निर्माण कर दिया गया। हो रहे सड़क निर्माण में खास बात यह भी है कि ठेकेदार कोई और लेबर चार्ज पर कोई और कोतवाही करते हुए सड़क निर्माण कर रहा है, जबकि नपा का टाइम कीपर मौके पर मौजूद रहना चाहिए, मगर नपा इंजीनियर और मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कभी टाइम कीपर को भेजा ही नहीं, जिसका फायदा उठाकर सड़क निर्माण ठेकेदार ने शासन की पूंजी को चूना लगाते हुए हो रहे विकास कार्य में सवालिया निशान लगा दिया। समय रहते जांच कर लापरवाह ठेकेदार पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। रोड के टेंडर के अंदर इनके से बात हुआ था खुदाई करके रोड बनाया जाएगा। बाकी इन्होंने कोई बुरहानपुर का ठेकेदार है, कोई वसीम, उसको ठेका दिया, वो तो यहाँ पर आता नहीं और उसे लेबर चार्ज पे थर्ड पार्टी को दे दिया है। अब थर्ड पार्टी जो लेबर चार्ज पे तो वो बोलता है कि मैं लेबर चार्ज पे काम कर रहा हूँ, तो ये रोड के अंदर भ्रष्टाचारिता उजागर हो रही है और ये रोड के अंदर मटेरियल भी नहीं डाला है, क्योंकि इनका जो 14-15 बोरी का जो एक जो बनता है उनका मिक्सर के अंदर वो भी नहीं 11-11 बोरी डला हुआ है। तो इन लोगों ने कम से कम 4-4, 5-5 बोरी जो बचा के रखा, तो 50-60 बोरी उन्होंने वो भी बचा लिया। और जो रोड खोदना था और जो टेंडर में लिखा हुआ है कि खुदाई के साथ बनेगा, तो इन लोगों ने इसको खुदाई भी नहीं की गई, तो आज खुदाई की भी ठेकेदार ने पैसे बचा लिया। अब ये देखो ये रोड है, ये रोड भी इसकी हालत है। अब ये ऐसे रोड के ऊपर ये बना के दे रहे हैं, तो ये मिली भगत है। इसके अंदर जो नगर पालिका इंजीनियर है वो भी यहाँ पर एक बार मौके पे नहीं आया, नगर पालिका का जो टाइम कीपर है वो भी यहाँ पे नहीं रहा, सिर्फ यहाँ पर जो लेबर चार्ज पे काम करा रहा कोई कामलेजी करके है, और वो भी शायद उनके रिश्तेदार है जो नगर पालिका में उपयंत्री है, उन्हीं के रिश्तेदार कहलाते हैं। तो नगर पालिका वाला भी उनको बैक सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो इनके रिश्तेदार है, तो इसलिए दबा लो उसको। तो इन लोगों ने लेबर चार्ज में काम करके इन लोगों ने भ्रष्टाचारिता करी है। और ये रोड को, हमारी तो मांग है कि रोड को फिर से उखाड़ा जाए, और जो टेंडर हुआ था नए सिरे से कि रोड को उखाड़ के बनाया जाएगा, तो फिर से उखाड़ के इसको बेस डाला जाए और बेस डाल के फिर से ये बनाया जाए। अगर ये नहीं होगा तो हम वहाँ पे हमको मजबूरन होके यहाँ के मोहल्ले वालों को लेके, यहाँ के पब्लिक को लेके हमको मजबूरन होकर नगर पालिका के सामने आंदोलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये सार्वजनिक मार्ग है। मंदसौर जिले के भानपुरा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भानपुरा की बालिका ने अपनी मेहनत लगन से पढ़ाई करते हुए 10वीं कक्षा में मध्य प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त किया है। एक और इस बालिका सविता माली द्वारा अपने विद्यालय सहित गुरुजनों का मध्य प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त करने पर मान बढ़ाया। तो वहीं इस ऐतिहासिक पल के गौरवपूर्ण क्षण की खुशी को लेकर माता पिता और परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। तो वहीं सविता माली की मेहनत को भानपुरा नगर को गौरवान्वित किया। विद्यालय परिसर के द्वारा सविता माली को
माला पहनाकर मिठाई खिलाकर आचार्य दीदी ने बधाइयां दी। तो वहीं विद्या भारती परिवार के महेश कुमार शर्मा द्वारा इस ऐतिहासिक पल को लेकर विद्या भारती परिवार की कड़ी मेहनत और लगन की सूत्रधार बनी मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला का किया नाम रोशन। जैसे कि हम स्कूल में तो स्टडी करते थे सही, उसके अलावा हम घर पे सेल्फ स्टडी भी करते थे और जो मतलब डाउट्स होते थे वो हम टीचर्स से क्लियर कर लेते थे और फिर घर पे हम पढ़ाई करते थे। कितना समय आपको पढ़ाई करने में मिलता था घर पे हमें मतलब 10 से 12 घंटे हम पढ़ाई करते थे रोज़ाना और हर विषय को 1 घंटे तो देते थे मतलब, और उसके अलावा भी जो भी डाउट्स होते थे उनको भी अलग से समय देकर फिर करते थे। कितने % अभी आपको आए हैं? 98.8। क्या नाम आपका? सविता माली। सर, भानपुरा सरस्वती शिशु मंदिर की प्रदेश में साथ में पत्रकार बंधु यहाँ पे सम्मान के लिए हमने आमंत्रित किए हैं, सब पधारे हैं और बड़ा अच्छा एक परिणाम को लेकर बड़ा उत्साह है सभी लोगों के उसमें। सर, देखा जाए बच्ची काफी गरीब परिवार से, जी, ना इतने कोई ट्यूशन वगैरह की, तो देखा जाता है कि विद्यालय परिवार बच्चों को क्या सुविधाएं अब मुहैया कराएगी? जी सर, बालिका को आर्थिक दृष्टि से जो है जैसे 11, 12 2 कक्षाओं में पढ़ेगी है, शुल्क में हमारी संचालन समिति से अनुमति लूंगा और दोनों वर्ष का इसका शुल्क जो है इसको मुक्त करेंगे। फिर चर्चा हुई थी कहाँ कमी है उसको भी हमने जो है दूर करने का प्रयास किया बाकी समय में, और आज उसी का परिणाम है कि ये बालिका प्रदेश में 6ठा स्थान प्राप्त कर पाई। जी, क्या नाम सर आपका? बाबूलाल अहिर, प्राचार्य सरस्वती विद्या मंदिर भानपुरा। ग्वालियर में एक युवक का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों पर पड़ा हुआ मिला है। युवक का शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है, जो कि घटना को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। दरअसल मुरार थाना पुलिस की सूचना मिली थी कि तिकोनिया इलाके के एक घर से बदबू आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में 47 साल के भूपेंद्र मंडोलिया का शव पड़ा हुआ था। पुलिस मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया, लेकिन अभी मृतक की मौत किस वजह से हुई है इस बात का खुलासा नहीं हो सका है। मृतक भूपेंद्र भोपाल में प्राइवेट जॉब करता है और 12 तारीख को ही ग्वालियर आया था। मृतक भूपेंद्र 12 साल से पत्नी से अलग रह रहा है। उसके बच्चे कंपू के समाधि कॉलोनी में रहते हैं और वहां जहां अकेला था। मृतक की पत्नी आशा मंडलीय ने भूपेंद्र की हत्या की आशंका जताई है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव निगरानी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आ पाएगी। तो है ना बिल्कुल उल्टे पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा ठीक है मैं आके देखती हूँ। जब मैंने आके देखा उनकी, मैंने ऊपर से चादर हटाया, जब मैंने देखा मैंने कहा नहीं ये नॉर्मल डेथ नहीं है और मैं इनको ऐसे नहीं जाने दूंगी। उसके बाद फिर मैंने प्रशासन से मदद ली है और बस आप लोगों से यही प्रार्थना है, यही विनती करती हूँ कि कृपया करके मुझे न्याय मिले। जाने वाला चला गया और जिसने भी, हाँ मेरे बेटे आ गए थे, मेरे बेटे छोटे हैं, उनको इतनी जानकारी थी नहीं कि क्या चीज, उनको ये बताया था कि रात में दारू पी के सोया था और सोता रह गया। जब मैंने आके देखा बॉडी को उखाड़ा है, जब मुझे पता लगा कि उसकी स्थिति जी। मैम ये तिकोनिया में डेड बॉडी मिली है, क्या मामला है? हाँ, तिकोनिया में मृतक भूपेंद्र मंडेलिया उम्र 47 वर्ष हैं, जो हाथीखाना रोड तिकोनिया में रहते हैं, उनकी बॉडी मिली हुई है। सूचना प्राप्त पर मौके पर पहुंचे हैं और एफएसएल टीम अभी परीक्षण कर रही है। बॉडी की जांच और मर्ग कायमी की गई है और मृतक का पीएम होने के पश्चात ही अग्रिम जांच की जाएगी। क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया कुछ सामने आ पाया? प्रथम दृष्टया अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जब पीएम रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई। यहाँ लोगों ने बताया कि उन्हें ले जाने की तैयारी चल रही थी, बाद में आप प्रशासन को बुलाया? जी, जैसे ही सूचना मिली है वैसे पुलिस मौके पर पहुंची है और उनका मर्ग कायमी करके और पीएम करवाने की। परिजन उनकी पत्नी उपस्थित है, जिनके द्वारा बताया गया कि वो बाहर रहती थी, उनके साथ में नहीं रहती थी, 12 वर्षों से अलग रह रही। उन्हें सूचना प्राप्त हुई तो वो भी मौके पर आई हैं और उनके बच्चे और वो उपस्थित है मौके पर। नहीं, उनके मृतक के 3 भाई हैं जिनका प्रॉपर्टी का मैटर है, मकान का सीमांकन होना था, इससे तो ये यहाँ पर आए थे, भोपाल में रहते थे, अभी जनवरी में आए थे, लेकिन उनका बंटवारा हो चुका था पूर्व में 3-4 साल पहले। मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया उनका नामांतरण के हेतु वो यहाँ पर आए।
चोरी छुपे उनकी बॉडी को ले जाने की तैयारी भी चल रही थी? ऐसी कोई सूचना नहीं है। पुलिस को मौके पर जानकारी मिली तो बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने संध्या पेट्रोलिंग के दौरान एक आदातन गुंडा बदमाश को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इलू उर्फ राजेश्वर गर्ग 30 वर्षीय निवासी देवरी खुर्द के रूप में हुई है। 14 अप्रैल 2026 को थाना प्रभारी रजनीश सिंह अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी सूचना मिली कि देवरी खुर्द बाजार के पास एक व्यक्ति चाकू लेकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से लोहे का धारदार चाकू बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। तोरवा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अड्डेबाजों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। में कि जो गुंडा बदमाश इलू गर्ग है वो चाकू लहरा करके लोगों को धमका रहा है, डरा रहा है। उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए हमारी टीम वहाँ गई और उसको पकड़ा और उसके पॉकेट से चाकू जब्त किया। उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई और उसके पुराने रिकॉर्ड्स को भी लगा करके हमने उसके रिमांड के लिए भेज दिया। और क्या कुछ हथियार मिले? उसके साथ उसके पास तो अभी हम लोग चाकू ही मिला है और आगे उसके और विवेचना करेंगे। उसके जो साथी लोग हैं उसको भी हम लोग टारगेट करेंगे, देखेंगे। बिलासपुर में जनचेतना भारत पार्टी के द्वारा अम्बेडकर जयंती बड़े उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय संविधान की पुस्तक वितरित की गई। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारियों ने सभी से आग्रह किया कि वो केवल व्हाट्सएप स्क्रॉल करने के बजाय संविधान की किताब पढ़ें और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बताए गए विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे और सभी ने बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बैठ गए तो बैठ ही गए, तो आपको कुर्सी में बैठना चाहिए। बात को अरे मसला भाई को जवाब तो कैसे इस संविधान की किताब जो आज वितरण कर रहे हैं उसको पढ़ के अगर समझेंगे तो कहाँ तक जागरूक होगी। जी, इसीलिए आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जब जयंती हम मना रहे हैं तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज़ मंगवाई हैं और आज हमारा रिटर्न गिफ्ट जो है जो भी पार्टी कार्यालय में आए हैं सबको हम कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी दे रहे हैं। और मैंने गुरु ग्रंथ साहब का भी उदाहरण दिया कि आज गुरु ग्रंथ साहब को जाके हम मत्था टेक रहे हैं गुरुद्वारे साहब में, लेकिन पढ़ने की फुर्सत नहीं है, गोते लगाने की फुर्सत नहीं है। वैसे ही हर आदमी अपने आप रखे अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी, जब भी टाइम मिले तो व्हाट्सएप स्क्रॉलिंग और रील्स देखने के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और अपने अधिकारों को समझे। जैसा आपका सवाल था कि देखिए मैंने भी इंजीनियरिंग करी, सिविक्स मैंने भी स्कूल में पढ़ा, लेकिन जब राजनीति में मैंने कदम रखा और थोड़ा जब होश संभाला तो सेक्युलर का मतलब समझ में आया कि जब 1947 में पड़ोस में एक मुस्लिम देश बना, हमारे पास चॉइस था कि उसी दिन हम बोल देते हम भी हिंदू राष्ट्र हैं भाई। उस दिन हमने ये बोला, हमारे पूर्वजों ने ये बोला, नेहरू जी थे, अम्बेडकर साहब थे, गांधी जी थे और बहुत लोगों ने मिलके संविधान सभा में डिक्लेयर किया कि ये हमारी सेक्युलर कंट्री होगी। पर आज आरएसएस ये बोल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो वो जो खालिस्तान मांगने वाले क्या बुरे थे, वो नागालैंड अलग से मांगने वाले क्या बुरे थे, तमिल लोग जो अलग बोल रहे थे वो क्या बुरे थे। तो आप तो चाहते ही हो कि जाके कहीं भी आग लगा दो और लोगों का ध्यान इधर उधर बढ़ जाए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जी आप खालिस्तान और यहाँ की जी सारी विषय की बात करें, जी नक्सलियों को खत्म कर दिया भाजपा ने। हाँ देखिए ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने नक्सलियों को दे दिया। नक्सली बने कैसे थे? वो माँ की पेट से नक्सली नहीं पैदा हुए थे, उनको नाइंसाफ़ी हुई थी तभी वो नक्सली बने। और आज भी देखो वो वापस आ रहे हैं। तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि आपने बस्तर को पूरा साफ किस लिए कराया? अडानी के लिए कराया? सर क्या उनको खत्म करके शिक्षा फैलाना था या पहले जिंदे में ही शिक्षा फैलाना चाहिए? देखिए दोनों चीज़ें हो सकती थी। अभी जब इनकी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन ये बोलते हैं, तो हम अभी चुप करके देख रहे हैं कि ये पेंट क्या कर रहे हैं। बोर्ड तो पूरा साफ है। पहली बार हमने मेडल पाया कि भैया 31 मार्च को पूरा नक्सल साफ हो गया। अब देखो पिक्चर अभी बाकी है। अभी अडानी आता है या वापस हमारे जो आदिवासी भाई विस्थापित हो गए थे उन सबको वापस बुला रहे हैं, जो हज़ारों की संख्या लाखों की संख्या में समर्पण किए। उनके लाइफ में क्या चेंज आ रहा है? क्या उनको एक सम्मानजनक ज़िंदगी मिल रही है? क्या उनके बच्चे या उनके जो रिश्तेदार उनको पढ़ाई सारी सुविधा मिल रही है? ये बहुत जेंटल मामला है। उलझे हुए धागे हैं, कच्चे धागे, इनको बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने किया, उसका बहुत सारी बधाई, पर किस नीयत से किया। और जो सेक्युलर वाली आपने बात पूछी, तो आज ईसाइयों के ऊपर और मुस्लिमों के ऊपर जो ये अत्याचार कर रहे हैं, तो ऊपर से भगत सिंह जी और सुखदेव राजगुरु सब देख रहे हैं कि हमने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी, तुम आग लगा के अपनी रोटी सेको। ये सेक्युलर कंट्री है, सबका बराबर अधिकार है। ये बहुत अंधेरी रात है लेकिन सुबह जरूर होगी। जब कांग्रेस नहीं रही, इतने सालों में बपौती थी उनकी, तो भाजपा किस खेत की मूली है? ये भी जाएंगे। थैंक यू। जी बताएंगे आज के कार्यक्रम
जी आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं और कार्यालय का भी ये खगेश भाई जी भैया जी अरे नाश्ता अरे पहुँच ना जल्दी पहुँच नाश्ता पानी कहाँ पानी बोतल मंगा लो भाई, है पैसा? पानी बोतल ले आना, पानी बोतल उठा जल्दी आ भैया, जाते बोल दे जहाँ तक लेट हो जाए भाग नहीं। सूरजपुर में आगामी वर्षों में होने वाले जनगणना के प्रारूप सामने आने के बाद ओबीसी वर्ग जनगणना प्रारूप में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं लेकर आक्रोशित नजर आ रहे हैं और सर्व पिछड़ा वर्ग महासभा इस प्रारूप में ओबीसी वर्ग के लिए अलग कॉलम जोड़ने की मांग कर रही है। इस मांग को लेकर सूरजपुर में भी पिछड़ा वर्ग महासभा के लोग संयुक्त कार्यालय पहुंच राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पिछड़ा वर्ग में आने वाले लोगों के जनगणना के लिए अलग कॉलम प्रारूप में शामिल करने की मांग की। वहीं इसके विरोध में उन्होंने आगामी 26 अप्रैल को संभाग स्तरीय रेल रोको आंदोलन करने की बात कही है। इस सांकेतिक आंदोलन में संभाग भर से ओबीसी वर्ग के लोग शामिल होंगे। ये बात ओबीसी का नाम नहीं आ रहा है। ओबीसी छूट गए, एसटी, एससी और सामान्य वर्ग, तीन का ही गणना होना है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम जिस बात का पवित्र सदन लोकसभा में घोषणा हुआ जातिगत गणना का, तो वो तो हो। अभी गजट नोटिफिकेशन हुआ है, उसमें शायद है नहीं, तो इसीलिए हम लोगों ने ज्ञापन देकर प्रशासन शासन को अवगत करा रहे हैं कि अभी समय है, जो बातें हुई है ओबीसी गणना का, तो ओबीसी गणना का हो। और इसीलिए हम लोगों ने 26 तारीख को एक संभाग स्तर पर रेल रोको आंदोलन करने जा रहे हैं। उसकी जानकारी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को दिया है। उस जो कार्यक्रम है आप लोग का, जो 26 को आप लोग करने जाए, उसकी रूपरेखा क्या होगी? उसके रूपरेखा हम लोग पूरे ओबीसी वर्ग एक साथ संभाग स्तर का कार्यक्रम है, तो हम लोग ऊंचडी में रोकेंगे और उसकी जानकारी हम ऊपर तक भेजना चाहते हैं। अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर आगे का अगला कदम? देखिए, ये तो सीधी सी बात है, यदि सरकार नहीं सुनेगी तो उसका रूप कुछ और होगा। फिलहाल हम लोग एक जानकारी देना चाहते हैं, ओबीसी सोए नहीं है, जगे हैं, और जो बात आपने कहा है उस बात को अमल करने के लिए हम लोग आपको बाध्य करेंगे। देखिए, जो जनगणना हो रहा है पूरे देश में 2027 का, उसमें पिछड़ा वर्ग का गणना नहीं होगा और उससे हम लोग सभी पिछड़ा वर्ग के लोग उद्वेलित हैं कि जो जनगणना में आदिवासी मतलब एसटी, एससी और जनरल का कॉलम है और उसमें ओबीसी का भी कॉलम होना चाहिए, जिससे पूरे देश में ओबीसी का भी जनगणना पृथक से हो। उस मांग को लेकर के आज हम लोग कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय को ज्ञापन दिए हैं, महामहिम राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जी के नाम से भी। और हम लोगों ने कहा है कि अभी भी समय है, ओबीसी का कॉलम जो फॉर्मेट है उसमें जोड़ा जाए, और अगर नहीं जोड़ा जाता है तो हम लोगों ने अल्टीमेटम भी दिया है। 26 अप्रैल को सूरजपुर रोड ऊंचडी में हम लोग सांकेतिक रूप से पूरे ज़िले नहीं बल्कि पूरे संभाग के लोग मिल करके रेल रोको आंदोलन करेंगे और ये पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ हो रहा है। आगामी जो 26 अप्रैल है उसको सभी संभाग में संभाग स्तर पर रेल रोको आंदोलन करके हम भारत की सरकार को ये जगाना चाहते हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग का भी गिनती होना चाहिए। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए 4 टीवी न्यूज के साथ।